टॉपिक का नाम रहेगा मानव कान की संरचना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मानव की कान की संरचना क्या है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। कहता है कि कान एक मुख्य ज्ञानेंद्रिय है। कान जो होता है एक मुख्य ज्ञानेंद्रिय है। यह एक अति संवेदी युक्ति है जिसकी सहायता से हम सुन सकते हैं। कान एक अति संवेदक युक्ति है जिसकी सहायता से हम सुन सकते हैं। मानव कान के विभिन्न भागों को दिखाया गया है। मानव कान की बनावट के मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, बाहरी कान। बाहरी कान में कर्ण पल्लव यानी पिन्ना और कर्ण नालिका एयर कैनल होते हैं। इनका खुला भाग बाहर से ही दिखाई पड़ता है। बाह्य कान ही परिवेश में ध्वनि तरंगे एकत्रित करता है और मध्य कान में इन्हें भेजने का कार्य करता है। दूसरा होता है मध्य कान। मध्य कान कर्ण नालिका से कसकर बंधी तनी हुई एक झिल्ली से, जिसे कर्णपट कहते हैं, अलग की हुई रहती है। मध्य कान में 3 हड्डियां होती है जिन्हें मुद्रा, निहाई और वलयक कहते हैं। मध्यम कान का कार्य प्राप्त ध्वनि तरंगों को प्रवर्धित कर उन्हें आंतरिक कान को संचारित कर देना है। तीसरा, आंतरिक कान। आंतरिक कान में द्रव से भरी एक कुंडलित नली होती है जिसे कर्णावृत कहते हैं। इसका आकार घेंगा जैसा होता है। यह नली वलयक से जुड़ा रहता है। कर्णावृत में एक विशेष प्रकार की कोशिका रहती है जो श्रवण तंत्रिका से जुड़ी रहती है और श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। यह था मानव कान की कार्यविधि। हम जानते हैं कि कंपन करता हुआ एक ध्वनि स्रोत हवा में संपीड़न और विरलन उत्पन्न करता है। जब यह बाह्य कान पर पहुंचता है तब ये कर्ण नालिका में प्रवेश कर कर्णपट के निकट पहुंचकर कर्णपट के पीछे की ओर धकेलते हैं। जिससे यह कंपन करने लगता है। कर्णपट के कंपित होने के आपस में जुड़ी 3 हड्डियां मुद्रा, निहाई और वलयस्क भी कंपन करने लगते हैं। आपस में जुड़ी ये हड्डियां एक लीवर जैसा कार्य करती है जिसमें कंपन के समय विस्थापन बढ़ जाता है। इससे वलयक का विस्थापन कर्णपट के कंपन के आयाम से कई गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार से जब कंपन वलयक तक पहुंचता है तब कंपन का आयाम प्रवर्धित हो जाता है। वलयक जो कर्णपट से जुड़ा होता है कर्णवृत्त के तरल से संपीड़न और विलयन के स्पंद प्रतिस्थापित करता है। फिर यहाँ से स्पंद विद्युत संकेतों में परिवर्तित हो जाते हैं जो श्रवण तालिका द्वारा मस्तिष्क से भेजे दिए जाते हैं। मस्तिष्क इनकी व्याख्या ध्वनि के रूप में करता है। विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि के संचालन में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते वरना विक्षोभ की संरचना होता है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिसके कान में पड़ने से सुनने की संवेदना होती है। ध्वनि का गमन निर्वात में नहीं होता। इसके संचालन के लिए संतरक माध्यम का होना आवश्यक है। तरंग 2 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ। यदि तरंग संचरण के क्रम में माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण के दिशा में होता है तो वही तरंग अनुदैर्ध्य तरंग कही जाती है, जैसे गैस या हवा में ध्वनि तरंग। यदि तरंग संचरण के क्रम में माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा में लंबवत होता है तो वैसी तरंग अनुप्रस्थ तरंग कही जाती है, जैसे प्रकाश तरंग। ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। किसी तरंग गति में वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व यथाव आवृत्ति के रूप में अपने मान की पुनरावृत्ति करता है, तरंग का तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। इसे लैम्ब्डा से निरूपित करते हैं और
इसका SI मात्रक मीटर होता है। आगे, किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन पूरा होने में लगे समय का ध्वनि तरंग का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कहते हैं। इसे T से निरूपित करते हैं। इसका SI मात्रक सेकेंड होता है। आगे, किसी स्थान पर माध्यम के घनत्व का प्रति एकांक समय में दोलने की संख्या में ध्वनि तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे भी से निरूपित करते हैं और इसका SI मात्रक Hz यानी हर्ट्ज होता है। ध्वनि की चाल आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य में संबंध यानी V बराबर V लैम्डा। आगे, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है और यह माध्यम के ताप टेम्परेचर पर निर्भर करती है। माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल बढ़ती है। तरत्व यानी पिच प्रबलता तथा गुणता ध्वनि के ऐसे लक्षण हैं जो ध्वनि तरंगों के गुणों द्वारा निर्धारित होते हैं। 1 सेकंड में किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। प्रकाश किरणें जैसे ही ध्वनि का भी परिवर्तन होता है और ध्वनि भी परिवर्तन के नियमों का पालन करती है। मनुष्य द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव उसके मस्तिष्क में लगभग 1/15 सेकंड तक रहता है। इसे रुति निर्बंध कहते हैं। किसी बड़े हॉल या सभा भवन में ध्वनि निर्बंध बारंबार परिवर्तन के कारण होता है और इसे अनुरणन कहते हैं। रिवर्बरेशन किसी विस्तृत अवरोध एक्सटेंडेड ऑब्स्टिकल से ध्वनि के परिवर्तित होकर उसके पुनः सुने जाने की घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। स्पष्ट ध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परिवर्तन करने की सतह का श्रोता कम से कम 11 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। मनुष्य के लिए श्रव्य परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच रहता है। श्रव्यता के परास से कम आवृत्तियों की तरंगे का आश्चर्य तथा आश्रय के परास से अधिक आवृत्तियों की तरंगों का प्रश्रय कहते हैं। प्राश्रव्य तरंगे के अनेक उपयोग हैं, जिनमें मुख्य है औद्योगिक उपयोग तथा चिकित्सक संबंधी उपयोग। सोनार संक्षेप में तकनीक द्वारा समुद्र की गहराई और समुद्र में छिपी वस्तुओं जैसे चट्टानों, हिम, सैल, डूबे हुए जहाजों तथा पनडुब्बी आदि का पता लगाया जाता है। V बराबर I/T, जहाँ V आवृत्ति तथा T आवर्तकाल। V बराबर V लैम्डा, जहाँ V ध्वनि तरंग की चाल और V आवृत्ति तथा लैम्डा तरंगदैर्घ्य है। अब हम लोग जानते हैं अनुरणन। बड़े सभा भवन या बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि की दीवारें से बार बार परिवर्तित होने के कारण कुछ समय तक बनी रहती है। जब तक कि यह अत्यधिक कम न हो जाए कि सुनाई ही न दे। ध्वनि के इस बार परिवर्तन के कारण ध्वनि निर्बंध होता है, जिसे अनुरणन कहते हैं। इसे कम करने के लिए सभा भवन या बड़े हॉल में उसकी दीवारें तथा छत पर वैसे पदार्थ लगे होते हैं। सभा भवन में बैठने के लिए बने सीटों की पदार्थ में ऐसे चुने जाते हैं जो ध्वनि का अवशोषण कर सके। हम जानते हैं प्रतिध्वनि के बारे में। किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि के परिवर्तित होकर उसे पुनः
सुने जाने की घटना को ध्वनि का प्रतिध्वनि कहते हैं। मूल ध्वनि की अपेक्षा प्रतिध्वनि कुछ मंद होती है, क्योंकि मूल ध्वनि की ऊर्जा का कुछ अंश परावर्ती पृष्ठ पर और कुछ अंश आने जाने में माध्यम द्वारा अवशोषित हो जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क में सुनी हुई ध्वनि का प्रभाव लगभग 1/15 इंच तक रहता है। इसे ऋतु निर्बद्ध कहते हैं, अतः दूसरी ध्वनि को उसे साफ साफ उसी अवस्था में सुनाई पड़ेगी जब तक दूसरी ध्वनि उसे साफ साफ उसी अवस्था में सुनाई पड़ेगी जब वह पहली ध्वनि के 1/15 सेकंड के बाद उसके पास पहुंचे। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड मान ली जाए तो 1/15 सेकंड में ध्वनि 22 मीटर की दूरी तय करेगी। अतः प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के लिए ध्वनि का परिवर्तन करने वाली सतह को श्रोता से कम 11 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। जैसे प्रतिध्वनि के लिए प्रवर्ती सतह की बड़ी होनी चाहिए, जैसे पहाड़ी दीवार आदि। किसी घने जंगल के सामने जोर से बोलने पर प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है, कारण वहाँ पत्तियां, पेड़ की टहनियों और शाखाओं के पृष्ठों के झुकाव विभिन्न दिशाओं में होता है, इसलिए ध्वनि इनसे टकराकर विभिन्न दिशाओं में परिवर्तित होती है और प्रतिध्वनि लगभग नहीं ही सुनाई पड़ती है। अब हम लोग जानेंगे प्रतिध्वनि का उपयोग। पहला, ध्वनि की चाल निकालना। ध्वनि के परिवर्तन का उपयोग ध्वनि तरंग की चाल निकालने में किया जा सकता है। एक बड़ी दीवार या अन्य परिवर्तक पृष्ठ से कुछ मीटर की दूरी 11 मीटर से अधिक एक तीव्र क्षणिक ध्वनि उत्पन्न की जाती है और विराम घड़ी से ध्वनि के प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल ज्ञात कर लिया जाता है। फिर ध्वनि स्रोत से परावर्तित पृष्ठ की दूरी d माप ली जाती है। यदि ध्वनि तरंग की चाल भी हो तो 2d बराबर v इंटू t बराबर v बराबर 2/t बराबर 2 की दूरी बटे समय है। इस प्रकार d और t ज्ञात कर v को मोटे तौर पर ज्ञात किया जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे दूसरा में कि चमगादड़ द्वारा प्रतिध्वनि का उपयोग। मनुष्य तो प्रस्रव तरंगे नहीं सुन सकता, परंतु चमगादड़ों की श्रवण सीमा बहुत ऊंची होती है। ये 1,00,000 हर्ट्ज की तरंगे उत्पन्न कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसलिए वे प्रतिध्वनि का उपयोग कर अपने रास्ते में पड़ने वाले अवरोध का पता लगा लेते हैं और बचकर निकल जाते हैं। प्रस्रव तरंगे उत्पन्न कर चमगादड़ किसी अवरोध से परिवर्तित ध्वनि में सुनने में लगे समय अंतराल से परिवर्तक सतह की दूरी का अनुमान लगा लेते हैं तो उनमें टकराने से बच जाते हैं। तीसरा, प्रतिध्वनि का औषधि विज्ञान में भी उपयोग किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफी में उच्च आवृत्ति की ध्वनि के हृदय हार्ट में विभिन्न भागों में परिवर्तित कराकर चिकित्सक हृदय की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी एक अन्य चिकित्सीय तकनीक है जिसमें प्रश्रय कंपन शरीर के किसी विशेष अंग में भेजा जाता है। उस अंग विशेष के विभिन्न भागों से परिवर्तित कंपन में लगे समय से उसके विषय में सही जानकारी प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे प्रस्रव तरंगे। श्रव्यता की ऊपरी सीमा 20,000 हर्ट्ज से ऊंची आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को प्रसव कहा जाता है। वायु में प्रसव तरंगों की दर 1.65 सेंटीमीटर होती है, उससे भी छोटा होता है। आधुनिक विधियों द्वारा 5 × 10⁵ किलो हर्ट्ज अर्थात 5000 × 10⁵ हर्ट्ज
आवृत्ति तक की प्रसारण तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। जो दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के क्रम का है, श्रव्यता परास के अंदर लागू ध्वनि के नियम पराश्रव्य तरंग के लिए भी सही है और बहुत सी नई घटनाओं प्रेक्षित होती है। तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण व्यवहारिक क्षेत्रों में पराश्रव्य तरंगों का अनेक उपयोग है। मनुष्य पराश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता, किंतु चमगादड़ों की श्रवण सीमा बहुत अधिक होती है। ये 1,00,000 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंगें आसानी से सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिल्ली, चिड़िया, मूस के समान दिखने वाले समुद्री जीव को कुछ कीड़े मकोड़े भी पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न कर उन्हें सुन भी सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे पराश्रव्य तरंगों का उपयोग। पराश्रव्य तरंगों में अत्यधिक ऊर्जा रहने तथा इनका तरंगदैर्घ्य बहुत छोटे होने के कारण इनके उपयोग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। कुछ महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित। पहला, द्रवों में ध्वनि की चाल। कम मात्रा में उपलब्ध द्रव में पराश्रव्य तरंगों की चाल ज्ञात की जाती है। इस निर्धारण से पदार्थ में अनेक भौतिक और रासायनिक गुणों जैसे रासायनिक संरचना, केमिकल स्ट्रक्चर, सांद्रण, अवशोषण, संपीड़ितता, विशिष्ट ऊष्माधारता आदि का पता लगता है। दूसरा है प्रतिध्वनिक गहराई मापन। समुद्र की गहराई मापने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। इनके द्वारा पनडुब्बी, हिमशैल आदि पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। तीसरा है रासायनिक प्रभाव। यदि किसी द्रव में ठोस के सूक्ष्म कण तैर रहे हैं, यानी स्विम कर रहा, तैर रहा है, तो उस द्रव में पराश्रव्य तरंगों को भेजने पर ये कण आपस में मिलकर बड़े होने लगते हैं और नीचे बैठे जाते हैं। यह क्रिया अस्कंदन कहलाती है। इन तरंगों से कुछ रासायनिक क्रियाएं त्वरित कहलाती है। इन पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन मुक्त किया जाता है। चौथा, औद्योगिक उपयोग। कपड़ा और वस्तुओं तथा घड़ियों आदि के पुर्जों को साफ करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। वस्त्र उद्योग में रंग को सुधारने में भी इसका उपयोग होता है। औद्योगिक उपयोग। पांचवा, धातुओं में दोष का पता लगाना। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग धातुओं के पिंडों के भीतर बारीक दूसरों का या छिद्रों पर पता लगाने में किया जा सकता है। धातु के टुकड़ों का उपयोग फूलों, बड़े बड़े भवनों, मशीन तथा वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने में किया जाता है। यदि व्यवहार में लाए गए धातु के टुकड़े के अंदर ऐसे दरार या छिद्र रहेंगे तो वे पुल व भवनों की संरचना की व्यवहार में लाए गए धातु के टुकड़ों के अंदर ऐसे दरार या छिद्र रहेंगे कि वे पूरे भवनों की संरचना मजबूती के कम कर देंगे। ऐसे दोष बाहर से दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसे दोषों का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। अब जाते हैं पराश्रव्य तरंग धातु के पिंडों से होकर गुजर जाती है। यदि कोई दरार या छिद्र तरंगों के पथ में नहीं है तो ये तरंगे सीधे निकल जाते हैं। परंतु यदि कोई दोष होता है तो परिवर्धनी तरंगें परिवर्तित हो जाती है। प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए धातु के पिंडों को दूसरी ओर और सूचक रखा रहता है जो उनमें दोष की उपस्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार प्रतिध्वनिक मापन विधि से किसी पिंड में दरारों की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। साधारण ध्वनि का उपयोग हम ऐसे कार्यों के लिए क्यों नहीं कर सकते? इसका कारण यह है कि साधारण ध्वनि दरारों या छिद्रों के स्थान को कोनों से मुड़कर संसूचक तक पहुंच जाती है। जैविक और चिकित्सा संबंधी उपयोग।
छोटे जीव जंतुओं जैसे चूहा, मछली और मेढक पर प्रस्राव डालकर उन्हें अंगहीन बनाया जाता है या मार डाला जाता है। इनका उपयोग बैक्टीरिया के मारने में होता है। मस्तिष्क के ट्यूमर के स्थान का पता लगाने में भी इनका उपयोग होता है। चिकित्सक गांठियाँ वाले दर्दों के दूर करने में प्रस्राव तरंगों का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर में के किसी अंग का प्रतिबंधित करने में अल्ट्रासोनोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी, गुर्दे यानी किडनी में पत्थर को तरंगों का उपयोग होता है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।